नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की उबाऊ तारीखों से बाहर निकलकर मुगलों के 300 साल लंबे राज का एक कड़ा भू राजनीतिक विश्लेषण करने वाले हैं। दक्षिण एशियाई भू राजनीति को समझने वालों के लिए यह एक बेहद दिलचस्प चर्चा होने वाली है, क्योंकि यहाँ बात केवल राजाओं और युद्धों की नहीं, बल्कि उस सटीक रणनीति की होगी जिसने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। आखिर कैसे सैन्य तकनीक, संसाधनों पर मजबूत पकड़ और अंदरूनी दरारों ने इस विशाल सत्ता को आकार दिया? आइए इस बात की गहराई में चलते हैं और उन भू राजनीतिक तंत्रों की जांच करते हैं जिन्होंने दक्षिण एशिया में मुगल राज्य के इस अविश्वसनीय उदय और अंततः इसके पतन को तय किया। यह समझना वाकई जरूरी है कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवारों के दम पर नहीं, बल्कि संसाधनों और तकनीक के सही इस्तेमाल से ही टिकता है। इस पूरे विश्लेषण को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, खंडित उपमहाद्वीप। दूसरा, संख्या पर भारी रणनीति। तीसरा, सुदृढ़ीकरण और सैन्य तकनीक। चौथा, आर्थिक चरमोत्कर्ष। और अंत में आंतरिक दरारें और पतन। ये ढांचा ऐतिहासिक आख्यान को सीधे एक साम्राज्य के प्राकृतिक जीवन चक्र पर मैप करता है, जिससे हमें चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, खंडित उपमहाद्वीप और विस्तार के अवसर। ये किसी भी उभरते हुए साम्राज्य का बिल्कुल शुरुआती चरण होता है, जहां एक विभाजित क्षेत्र में अवसरवादी प्रवेश किया जाता है। जरा 1526 से ठीक पहले के भारतीय उपमहाद्वीप पर नजर डालिए। क्षेत्रीय विखंडन एकदम साफ है। दिल्ली में इब्राहिम लोधी का शासन है, राजस्थान में राजपूताना और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। भू राजनीति का एक सीधा सा नियम है, जहां शक्ति का इस तरह बंटवारा हो, वहां बाबर जैसी महत्वाकांक्षी विदेशी ताकत के लिए अंदर आने का एकदम सही मौका बन जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संख्या पर भारी रणनीति, यानी पानीपत का पहला युद्ध। यहां हम देखेंगे कि कैसे तकनीकी और रणनीतिक श्रेष्ठता के सामने केवल बड़ी संख्या वाला सैन्य बल पूरी तरह से घुटने टेक देता है। ये तुलना देखिए, ये सैन्य आधुनिकरण के सबसे बेहतरीन भू राजनीतिक लाभ को दर्शाती है। एक तरफ इब्राहिम लोधी की 1 लाख सैनिकों और 300 हाथियों की विशाल पारंपरिक सेना थी, और दूसरी तरफ बाबर की सिर्फ 12,000 सैनिकों की बहुत ही छोटी टुकड़ी, लेकिन उनके पास था बारूद और तोपखाना। ये सिर्फ 2 सेनाओं का टकराव नहीं था, ये असल में 2 अलग-अलग युगों की युद्ध तकनीकों की सीधी टक्कर थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाबर अपने साथ सिर्फ बारूद लेकर नहीं आया था, वह एक बेहद सुसंगठित युद्ध क्षेत्र सिद्धांत लेकर आया था। उसने खाइयां खुदवाईं ताकि लोधी की विशाल सेना फैल न सके। फिर चमड़े की बेल्ट से बंधी बैलगाड़ियों की एक दीवार खड़ी की और उनके बीच तोपें और तीरंदाज तैनात कर दिए। जब तोपें चली तो उनका शोर इतना भयानक था कि लोधी के हाथियों ने घबराकर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। मतलब इस अचूक रणनीति ने इतनी बड़ी संख्या को पूरी तरह बेअसर कर दिया। मुगल सैन्य तंत्र की दक्षता के ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। उनके तीरंदाजों की रेंज 600 मीटर थी, जो करीब 7 फुटबॉल मैदानों के बराबर होती है। हर 5 सेकंड में एक तीर, और वो भी 4000 पाउंड के जबरदस्त प्रहार के साथ। ये मैट्रिक साबित करते हैं कि राज्य संचालन में सटीक डेटा और बेहतरीन तकनीक ही आपकी अंतिम रणनीतियां होती हैं। पानीपत जीतने के बाद बाबर ने जो किया वो एक मास्टर स्ट्रोक था। युद्ध में जीता हुआ सारा खजाना उसने जनता में बांट दिया, जिसके लिए उसे कलंदर की उपाधि मिली। एक विदेशी आक्रमणकारी के लिए दिल्ली जैसे नए और अनजान क्षेत्र में स्थानीय लोगों की सहानुभूति जीतना और अपने पैर जमाना, सच कहूं तो एक बेहद शानदार और कूटनीतिक शुरुआती कदम था। यहां से हम तीसरे चरण में बढ़ते हैं, सुदृढ़ीकरण और सैन्य तकनीक। आइए देखते हैं कि एक नाजुक सी शुरुआत एक मजबूत क्षेत्रीय गढ़ में कैसे बदल जाती है। शुरुआती साम्राज्य बनाना कभी आसान नहीं होता, और ये कालक्रम उसी अनिश्चितता को दिखाता है। 1540 में हुमायूं को हारकर 15 साल के वनवास पर जाना पड़ा, लेकिन 1556 में 13 साल के अकबर ने वापसी की। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अकबर ने राजस्थान जैसे स्वतंत्र क्षेत्रों पर आक्रामक रूप से प्रभुत्व स्थापित किया। 1568 में चित्तौड़ के अभेद्य माने जाने वाले किले को सुरंगें खोदकर भेदना उनकी अटूट रणनीतिक इच्छा शक्ति का एक बड़ा प्रमाण है। कोई भी साम्राज्य तभी टिकता है जब वो खुद को लगातार आधुनिक बनाए रखे। अकबर ने उन्नत धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग को अपने सैन्य और नागरिक दोनों ढांचों में तेजी से शामिल किया। दमिश्क की स्टील के हथियार, युद्धक हाथियों के लिए जीरा बख्तर नाम का भारी कवच और दूर से ही खौफ पैदा करने वाली मैचलॉक बंदूकें।
इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में बनाए गए जटिल बांध और जल प्रणालियां बताती हैं कि सैन्य शक्ति के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर भी पूरा जोर दिया जा रहा था। क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद अब ये साम्राज्य अपने चौथे चरण में प्रवेश करता है, आर्थिक चरमोत्कर्ष, यानी शाहजहां के अधीन पूर्ण चरम शाही प्रभाव। 25%। ये चौंका देने वाला आंकड़ा शाहजहां के शासनकाल के दौरान कुल वैश्विक उत्पादन में भारत की अनुमानित हिस्सेदारी को दर्शाता है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का 1/4 उत्पादन सिर्फ एक जगह से आ रहा था। ये इस साम्राज्य को उस दौर की एक विशाल, व्यापक आर्थिक महाशक्ति बनाता है। इस आर्थिक दबदबे के कुछ सीधे सूचक देखिए। लाल किला और ताजमहल जैसी विशाल इमारतें और बेशकीमती रत्नों से जड़ा मयूर सिंहासन। लेकिन धन के इस स्तर का एक दूसरा पहलू भी है। यह स्वाभाविक रूप से विदेशी ताकतों को अपनी ओर खींचता है। यही वजह थी कि जहांगीर के युग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी संस्थाएं उपमहाद्वीप में अपना व्यापारिक पैर जमाने के लिए इतनी बेताब हो उठी थीं। अंत में हमें इस भू राजनीतिक जीवन चक्र के 5वें और सबसे घातक चरण का भी विश्लेषण करना होगा, आंतरिक दरारें और पतन, यानी रणनीतिक अतिविस्तार की भारी कीमत। इन दोनों शासकों के ऐतिहासिक कार्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने पर राज्य संचालन में एक स्पष्ट बदलाव नजर आता है। जहां अकबर की समावेशी नीतियों और जजिया कर हटाने जैसे कदमों ने साम्राज्य में आंतरिक एकजुटता और वफादारी पैदा की, वहीं औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए क्रूर शुद्धिकरण और धार्मिक उत्पीड़न का रास्ता चुना। यह इस बात का एक क्लासिक अध्ययन है कि कैसे नीतियां सीधे तौर पर उस आंतरिक एकजुटता को नष्ट कर सकती हैं जिस पर पूरा साम्राज्य टिका होता है। अगर हम इसे सिर्फ कारण और प्रभाव के चश्मे से देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इन अलगाववादी नीतियों का सीधा नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर मराठा, राजपूत और हिंदू विद्रोह भड़क उठे। इन अंतिम आंतरिक युद्धों ने शाही खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया और सेना को घातक रूप से थका दिया। जब एक साम्राज्य अपने ही भीतर लगातार लड़ रहा हो तो उसका खोखला होना तय है। और इसका अंतिम भू राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? एक बड़ा सत्ता का शून्य। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक थका हुआ और खंडित राज्य पीछे छूट गया। इसके बाद एक कई कमजोर शासक आए जो सत्ता पर अपनी पकड़ नहीं बनाए रख सके। और जैसा कि हम जानते हैं, भू राजनीति में शून्यता कभी खाली नहीं रहती। बाहरी औपनिवेशिक ताकतों यानी अंग्रेजों ने इसका तेजी से और स्थायी रूप से फायदा उठाया और 1857 तक आते आते ये विशाल साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बेहद अहम और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर शुरुआती शासकों वाली वो समावेशी नीतियां और आंतरिक एकजुटता आखिर तक बनी रहती तो क्या मुगल साम्राज्य यूरोपीय उपनिवेशवाद का सफलतापूर्वक सामना कर सकता था? बाहरी खतरों से बचने के लिए अंदरूनी एकता का होना कितना जरूरी है, ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो आज की भू राजनीति में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है।